क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को हरा सकती है? या फिर क्या सेंटर में बैठी सरकार किसी स्टेट की सारी फाइनेंशियल पावर खींच सकती है? अब ये सिर्फ डिबेट्स के मुद्दे नहीं हैं, ये आज इसी वक्त हो रहा है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन के डीएनए को आराम से समझते हैं। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2026 और आज हमारी डेमोक्रेसी एक, दो नहीं बल्कि 3 अलग-अलग मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रही है। जरा गौर से सुनिए आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। एक तरफ पार्लियामेंट सीएपीएफ बिल 2026 ले आई है, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक फाइनल जजमेंट को पलटने की कोशिश है। दूसरी तरफ 131 डिलिमिटेशन अमेंडमेंट से साउथ इंडियन स्टेट्स में हंगामा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल आवाज को दबाया जा रहा है। और तीसरी तरफ केरला की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि सेंटर ने उनके उधार लेने पर ही एक तरह से ताला लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 अलग-अलग खबरें हैं, इनका आपस में क्या लेना देना? बिल्कुल नहीं। असल में ये 3 अलग कहानियां नहीं, बल्कि एक ही पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। पॉलिटिकल आवाज, फाइनेंशियल आज़ादी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, यही वो 3 मैदाने जंग हैं जहां आज हमारे फेडरलिज्म का असली टेस्ट हो रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने से पहले उसके मैदान को समझना जरूरी है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस की इस लड़ाई का मैदान है हमारे संविधान के आर्टिकल्स 245 से 255। इसे ना बड़े भाई छोटे भाई की तरह समझिए। आर्टिकल 245 ये सवाल पूछता है, कहां तक, मतलब पार्लियामेंट की पावर पूरे देश पर और स्टेट लेजिस्लेचर की सिर्फ अपने स्टेट की सीमा तक। फिर आता है आर्टिकल 246, ये पूछता है किस मुद्दे पर, और इसका जवाब मिलता है 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट्स में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, जो पावर्स को साफ साफ बांटती हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडियन फेडरलिज्म 50-50 की पार्टनरशिप नहीं है। डिजाइन से ही यह तय था कि जरूरत पड़ने पर बड़ा भाई यानी सेंटर छोटे भाई यानी स्टेट्स के मामलों में हावी हो सकता है। तो सवाल उठता है, सेंटर ऐसा कब कर सकता है? ऐसे ही अपनी मर्जी से? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को इसके लिए 4 ब्रह्मास्त्र दिए हैं। पहला, आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा कहे कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है। दूसरा, आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी के वक्त। तीसरा, आर्टिकल 252, जब 2 या ज्यादा स्टेट्स खुद रिक्वेस्ट करें। और चौथा, आर्टिकल 253, जब किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करना हो। लेकिन असली फाइट तो शुरू होती है कंकरेंट लिस्ट में। सोचिए, एजुकेशन पर सेंटर और स्टेट दोनों ने कानून बना दिए और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या होगा? किसका कानून चलेगा? यहां आर्टिकल 254 कहता है, सिंपल, सेंट्रल लॉ विल ऑलवेज विन। स्टेट का कानून उस हद तक बेकार हो जाएगा। हां, इसका बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है। अगर स्टेट ने कानून बनाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी ले ली थी, तो सिर्फ उस स्टेट में स्टेट का कानून बच जाएगा। पर चलिए अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को आज की हेडलाइन से सीधा कनेक्ट करते हैं। पहला मोर्चा, डीलिमिटेशन। जरा यहां देखिए, अगर नई पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से सीट्स डिसाइड हुई, तो अकेले उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट्स 80 से बढ़कर 143 हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर इतना अच्छा काम किया, उनकी आवाज पार्लियामेंट में और कम हो जाएगी। इसी को कहा जा रहा है डेमोग्राफिक पेनाल्टी, अच्छा काम करने की सजा। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, पैसा। आर्टिकल 293 के जरिए सेंटर केरला जैसे स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट यानी उधार लेने की सीमा कंट्रोल कर रहा है। अब जब कोई स्टेट अपनी जीएसडीपी का 3% से ज्यादा उधार नहीं ले सकता, तो पेंशन्स, सैलरी और जरूरी वेलफेयर स्कीम सब रुक जाती हैं। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल रिमोट कंट्रोल जैसा है, जिसका बटन सेंटर के हाथ में है। और अब तीसरा फ्रंट, ये सेंटर स्टेट से भी एक कदम आगे जाकर सीधा लेजिस्लेचर और जुडिशरी को आमने सामने खड़ा कर देता है। सवाल सिंपल है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक कानून से पलट सकती है? जवाब है एक बड़ा सा नहीं। हमारे देश का आधार सेपरेशन ऑफ पावर्स है। पार्लियामेंट जज का काम नहीं कर सकती। यहां ना 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। एक है लेजिस्लेटिव वैलिडेशन, मतलब अगर एससी ने किसी कानून में कोई कमी बताई, तो पार्लियामेंट उस कमी को ठीक करके नया कानून बना सकती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन दूसरा है जुडिशियल यूजर्पेशन। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट उस कमी को ठीक नहीं करती, बल्कि बस अपनी पावर से कहती है कि एससी का फैसला ही गलत है, और ये साफ साफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
देखिए, ये जो सीएपीएफ बिल का मामला है ना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1975 के इंदिरा गांधी केस से लेकर 2012 का वोडाफोन टैक्स केस और 2021 का ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट तक लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच ये पावर टसल चलता आ रहा है। ये टाइमलाइन उसी फ्रिक्शन की पूरी कहानी बताती है। चलिए, अब इस पूरे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 4, आपका मेंस आंसर ब्लूप्रिंट। क्योंकि जब आप इस पर लिखेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी, सॉल्यूशन भी देना है। अपने आंसर में इन तीनों मोर्चों को, पॉलिटिकल वॉइस, फिस्कल ऑटोनॉमी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, आपको कनेक्ट करना है। द बिग पिक्चर ये है कि असली खतरा इन अलग अलग मुद्दों में नहीं है। असली खतरा इस बात में है कि संविधान में दिए गए एक्सेप्शंस को अब रोजमर्रा के टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये ट्रेंड हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव को कमजोर करता है। तो आगे का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन टकराव में नहीं, सहयोग में है, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सरकारिया कमीशन ने सालों पहले इसका रास्ता दिखाया था। आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल को मजबूत बनाइए, यानी कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कंसल्टेशन। यही वे फॉरवर्ड है। और अपने आंसर को फिनिश कीजिए एक पावरफुल पंच के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना का ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट, स्टेट्स आर नॉट द सेंटर्स सबऑर्डिनेट्स, फेडरलिज्म इज एन अरेंजमेंट ऑफ को-इक्वल्स, ये लाइन आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को सील कर देगी। याद रखिए दोस्तों, न्यूज़ तो रोज बदलती रहेगी, लेकिन संविधान का डीएनए, सिलेबस का कोर वही रहेगा। जब तक आप इन डॉट्स को कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तैयारी अधूरी लगेगी। अगर इस एनालिसिस से आपको चीज़ें कनेक्ट करने में मदद मिली हो, तो ऐसी ही और न्यूज़ टू एग्जाम एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। सीखते रहो, पढ़ते रहो।